दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है रातों का आतंक यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी बेहद रहस्यमयी और रोमांच से भरपूर होने वाली है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। रात के 3 बजे थे। पूरा शहर नींद में डूबा था। बस गिने चुने वाहन ही सड़क पर चल रहे थे, वो भी जरूरी कामों के कारण। आसमान में बादल छाए हुए थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी जो किसी पुराने डरावने किस्से का माहौल बना रही थी। सड़कों के किनारे लगी स्ट्रीट लाइट्स कई जगह खराब थीं, जिससे कुछ जगहों पर अजीब सी अधूरी रोशनी बन रही थी, मानो कोई परछाई पीछा कर रही हो। अशोक यादव, उम्र लगभग 42 साल, पेशे से ट्रक ड्राइवर था। पिछले 15 सालों से रात में ट्रक चलाना उसका रोज का काम बन गया था। उस रात वह नागपुर से इंदौर के लिए सामान लेकर निकला था और वापसी में खाली ट्रक लेकर लौट रहा था। मन में बस यही था कि किसी तरह जल्दी डिपो पहुंचे और गाड़ी खड़ी करके थोड़ी नींद ले। थकान से उसकी पलकें भारी हो रही थीं, लेकिन आदत इतनी पक्की थी कि स्टीयरिंग पर हाथ रखते ही दिमाग सजग हो जाता। रात के उस सन्नाटे में वह हाईवे नंबर 37 पर था, जो कि ज्यादा व्यस्त नहीं था। यह इलाका थोड़ा वीरान माना जाता था। पास में कोई बस्ती नहीं, बस खेत और झादियां। तभी अचानक दूर सामने ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में उसे एक औरत खड़ी नजर आई। सफेद साड़ी, खुले बाल और एक हाथ ऊपर उठाकर लिफ्ट मांगने का इशारा करती हुई। अशोक के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। इतनी रात को इतनी सुनसान जगह में कोई औरत। उसका मन हिचकिचाया, लेकिन उसने खुद को समझाया, शायद कोई मजबूरी हो इसकी, मदद कर देनी चाहिए। उसने धीरे धीरे ट्रक की स्पीड कम की और औरत के पास ट्रक रोका। जैसे ही ट्रक रुका, इंजन अचानक झटका खाकर बंद हो गया। अशोक हैरान हो गया। उसने चाबी घुमाकर फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, पर ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। उसने सिर झुकाकर गियर और हैंड ब्रेक चेक किया और तभी खिड़की के बाहर से आवाज आई, भैया, एक लिफ्ट मिल जाएगी? उसने खिड़की से बाहर देखा। वही औरत अब ट्रक के बिल्कुल पास थी। उसका चेहरा एकदम शांत, भावहीन। उसकी बड़ी बड़ी आंखें सीधी अशोक की आंखों में देख रही थीं। ना डर, ना थकान, बस एक गहराई जिसमें अशोक जैसे डूबता चला गया। कहां जाना है? अशोक ने अपनी आवाज को सामान्य रखने की कोशिश की। बस थोड़ी दूर, वो आगे मोड़ के पास एक गांव है, वहीं। अशोक ने कुछ पल सोचा, ठीक है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। औरत चुप रही। तभी आश्चर्यजनक रूप से
ट्रक का इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हो गया, बिना चाबी घुमाए। अशोक का शरीर थम सा गया। उसने हैरानी से इग्निशन देखा, पर कुछ समझ नहीं आया। औरत खुद ट्रक के दरवाजे की तरफ बढ़ी और धीरे से चढ़ गई। कोई सवाल नहीं, कोई झिझक नहीं। वह ड्राइवर के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठ गई। अशोक कुछ बोलना चाहता था, पर उसकी जुबान जैसे रुक गई। ट्रक धीरे धीरे चल पड़ा। सड़क फिर से सुनसान थी, सिर्फ इंजन की आवाज और टायरों की घरघराहट। कुछ मिनट निकल गए। औरत चुपचाप बैठी रही। उसका चेहरा अब भी वैसा ही था, शांत, गहरी आंखें और हल्की मुस्कान जैसी कुछ। आपका नाम क्या है? अशोक ने चुप्पी तोड़ने के लिए पूछा। नेहा, औरत ने धीमे से कहा, लेकिन उसकी आवाज किसी और ही दुनिया से आती सी लगी। कहां जाना है? आपने कहा कोई गांव? हां, चंद्रपुर गांव। अशोक का चेहरा फट से बदल गया। उसके होंठ कांपने लगे। उसने धीरे से ट्रक रोक दिया। क्या कहा आपने? कौन सा गांव? चंद्रपुर। औरत ने वही शांत लहजे में दोहराया। लेकिन वो गांव तो 20 साल पहले बाढ़ में बह गया था। वहां कोई नहीं रहता अब। सब उजड़ गया। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस खिड़की से बाहर देखने लगी। उसकी उंगलियां धीमे धीमे सीट पर थपकी दे रही थीं, जैसे कोई लोरी गा रहा हो। अशोक को अब यकीन होने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने पलटकर उसकी आंखों में देखा और पल भर में उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी गहरे कुएं में झांक रहा हो। अंधकार, सन्नाटा और चीखें, पर कोई आवाज नहीं। आप कौन हैं? अशोक की आवाज कांप रही थी। नेहा ने एक लंबी सांस ली। तुम भी वहीं जा रहे हो ना, जहां मैं गई थी? अशोक का बदन पसीने से भीग गया। उसने ट्रक को ब्रेक मारा, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। ट्रक अपनी स्पीड में खुद ब खुद चल रहा था। मुझे जाने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अशोक लगभग गिड़गिड़ाने लगा और तभी औरत की आवाज बदल गई। वह अब गूंजने लगी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। तुमने भी एक बार एक औरत को लिफ्ट नहीं दी थी, याद है? उसने मदद मांगी थी और तुमने दरवाजा बंद कर लिया था, याद है ना? अशोक की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके बीते सालों की एक भूली हुई याद अब सामने आ गई थी। 5 साल पहले इसी हाईवे पर एक रात एक औरत ने उससे लिफ्ट मांगी थी। वह डरा हुआ था, इसलिए नहीं रोका था। अगले दिन अखबार में खबर आई थी, एक महिला की सड़क किनारे लाश मिली, रेप और मर्डर के बाद फेंकी गई। उसे उस वक्त खुद पर बहुत गुस्सा आया था, लेकिन उसने किसी को बताया नहीं। अब वही औरत? नहीं, ये कोई और है, या शायद वही। ट्रक की रफ्तार बढ़ती जा रही थी।
स्पीडोमीटर 80, फिर 100, फिर 120 तक पहुंच गया। औरत अब ड्राइवर की सीट के पास आ चुकी थी। उसकी आंखें जल रही थीं। उसके बाल अब हवा में उड़ रहे थे, जैसे कोई आंधी चल रही हो ट्रक के अंदर ही। अब तुम भी उस गांव चलो जहां सब छोड़ दिए जाते हैं। ट्रक की रफ्तार अब अशोक के काबू से बाहर हो चुकी थी। ब्रेक पूरी तरह से फेल हो चुके थे। गियर बदलने पर भी कुछ असर नहीं हो रहा था, जैसे कोई और शक्ति अब इस ट्रक को चला रही थी। उसके हाथ स्टीयरिंग पर थे, लेकिन वो सिर्फ बैठा हुआ एक जिंदा लाश जैसा महसूस कर रहा था, जिसे बस किसी सजा की ओर धकेला जा रहा हो। औरत या जो भी वो थी अब उसके बगल में आ चुकी थी। उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। होंठ गहरे नीले पड़ने लगे थे। आंखों की सफेदी गायब हो गई थी और उनकी जगह गहरी काली गुफाएं बन चुकी थीं। लेकिन उसकी मुस्कान अब भी वैसी ही थी, शांत, सीधी रीढ़ में सिहरन दौड़ा देने वाली। याद है ना, तुमने मुझे मना किया था। उसकी आवाज अब धीमी नहीं थी। वो ट्रक के अंदर गूंज रही थी, जैसे हर कोना उसके शब्दों से कांप रहा हो। अशोक की आंखों के सामने अब धुंध छाने लगी थी। वह पसीने से तर था और उसका गला सूख गया था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर किसी तरह की मदद की उम्मीद नहीं थी। मोबाइल नेटवर्क नहीं था। ट्रक के आसपास कोई गाड़ी नहीं और ना ही कोई गांव कई किलोमीटर के दायरे में। मैंने मारा नहीं था किसी को, मैं बस डर गया था, अशोक ने धीरे से कहा, जैसे खुद को ही समझा रहा हो। औरत हंस दी, एक ठंडी लंबी हंसी जिसमें कोई इंसानी गर्मी नहीं थी। डर के पीछे छुपकर तुमने मेरी जान जाने दी। अब तुम्हारा डर ही तुम्हारी सजा बनेगा। अचानक ट्रक एक मोड़ पर पहुंच गया। बहुत तीखा मोड़ था और स्पीड अभी भी 120 के ऊपर थी। अशोक ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग मोड़ा, लेकिन ट्रक पलटने के करीब पहुंच गया। गाड़ी दो पहियों पर लड़खड़ा रही थी और तभी अचानक मोड़ अपने आप सीधा हो गया, मानो रास्ता ही बदल दिया गया हो। ये कैसे हो सकता है? अशोक ने फटी आंखों से बाहर झांका। अब जो रास्ता उसके सामने था वो जाना पहचाना नहीं था। न कोई साइन बोर्ड, न कोई स्ट्रीट लाइट, न कोई दिशा संकेतक। सड़क अब काली मिट्टी से बनी हुई थी। दोनों ओर जले हुए पेड़ और राख से ढंके खेत। दूर तक सिर्फ धुआं और घना अंधेरा। औरत ने कहा, अब तुम मेरे गांव आ गए हो, चंद्रपुर। ये तो उजड़ गया था। अशोक बुदबुदाया, हां, पर जो मारे गए वो अब भी यहां रहते हैं। अब ट्रक धीमे होने लगा, बिना ब्रेक के, खुद ब खुद, जैसे कोई इसे वहां ले जा रहा हो जहां उसकी मंजिल पहले से तय थी। और फिर ट्रक रुक गया। अशोक ने देखा
सामने टूटी हुई पुरानी ईंटों से बनी कुछ झोपड़ियां थीं। हर झोपड़ी के बाहर अधजली लकड़ियां, सूखे पीपल के पेड़ और चूल्हे जिनसे कोई धुआं नहीं उठ रहा था। लेकिन हर झोपड़ी से हल्की सी सरसराहट की आवाज आ रही थी, जैसे कोई उनमें चल रहा हो पर दिखाई नहीं दे रहा। औरत धीरे धीरे ट्रक से उतरी। अशोक अब भी स्टीयरिंग पकड़े बैठा था, लेकिन शरीर लकवाग्रस्त सा हो गया था। वो ना बोल पा रहा था, ना चल पा रहा था। उतरो, औरत ने कहा। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थीं। होठों से खून की पतली सी धार बह रही थी, लेकिन उसका चेहरा अब भी मुस्कुराता था। अशोक का शरीर खुद ब खुद ट्रक से उतर गया। उसके पांव जैसे खुद चलने लगे और तभी चारों ओर से लोगों के परछाइयां नजर आने लगीं। कुछ बच्चे, कुछ बूढ़े, कुछ औरतें, कुछ जवान लोग। सबकी आंखें खाली, चेहरों पर कोई भाव नहीं। वे सब झोपड़ियों से बाहर आ रहे थे और अशोक के चारों तरफ गोल घेरा बना रहे थे। ये सब कौन हैं? अशोक की सांसें अब उखड़ रही थीं। ये सब वही हैं जिन्हें समय ने भुला दिया, जैसे तुमने मुझे भुलाया था। अब तुम भी इनके साथ रहोगे हमेशा के लिए। और अचानक सारी परछाइयां एक साथ अशोक की तरफ बढ़ीं। कोई उसका हाथ पकड़ रहा था, कोई पैर, कोई गर्दन। वह चीखना चाहता था, मगर उसकी आवाज गले में ही घुट गई। उसकी आंखें बंद हो गईं। सुबह के 5 बजे हाईवे नंबर 47 पर एक ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी पेट्रोलिंग पर थी। उन्हें दूर से एक ट्रक खड़ा दिखा। इंजन बंद, हेडलाइट जल रही थी। पुलिसकर्मी पास आए, दरवाजा खोला। ड्राइवर सीट पर कोई नहीं था। ट्रक अंदर से खाली था। सारा सामान पहले ही उतर चुका था। जांच में पाया गया, ट्रक अशोक यादव के नाम पर था, लेकिन वो खुद कहीं नहीं था। ना आसपास, ना ट्रक के नीचे, ना आसपास के खेतों में। थोड़ी दूर पेड़ों के पास एक पुराना बोर्ड जमीन में गिरा मिला। उस पर मिट्टी जमी हुई थी। पुलिसकर्मी ने साफ किया। उस पर लिखा था, चंद्रपुर गांव 3 किलोमीटर आगे। लेकिन रोड मैप में चंद्रपुर का कोई जिक्र नहीं था। अशोक यादव आज तक नहीं मिला। अशोक की गुमशुदगी को 3 दिन हो चुके थे। उसकी पत्नी संगीता थाने के चक्कर लगा रही थी। ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले भी परेशान थे, क्योंकि ट्रक तो मिला पर आदमी का कोई सुराग नहीं था। ना कोई फोन कॉल, ना कोई सिग्नल, ना कोई गवाह। इसी बीच एक नया किरदार सामने आया। सब इंस्पेक्टर सुरेश पाटिल। उम्र करीब 36, तेज दिमाग और छोटे अपराधों को सुलझाने में माहिर। लेकिन अशोक यादव का केस उसके लिए एक चुनौती बन चुका था। उसे
हाईवे 47 के उस हिस्से में कुछ गड़बड़ लग रही थी। एक शाम वह अपनी जिप्सी में अकेला हाईवे 47 की तरफ निकल पड़ा, जहां ट्रक मिला था। जीपीएस बंद, मोबाइल बंद। वो चाहता था कि जो भी हो असली रूप में दिखे। हाईवे पर पहुंचते ही उसे एक चाय की छोटी सी टपरी दिखी। टपरी वाला एक बूढ़ा आदमी था। नाम था बाबूलाल। साहब, क्या आप उसी ट्रक वाले का पूछ रहे हैं जो 3 दिन पहले यहां से गायब हो गया? बाबूलाल ने बिना पूछे चाय देते हुए कहा। सुरेश चौंका। तुम्हें कैसे पता? बाबूलाल ने लंबी सांस ली, फिर कहा, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है साहब। पिछले 5 साल में 4 लोग ऐसे ही गायब हो चुके हैं। सबने एक ही गलती की थी। रात के 3 बजे लिफ्ट दी थी एक औरत को। सुरेश ने कप धीरे से नीचे रखा। क्या मतलब? बाबूलाल ने कहानी शुरू की। करीब 20 साल पहले चंद्रपुर नाम का गांव यहां से 3 किलोमीटर दूर था। वहीं की एक लड़की थी, नेहा। सुंदर, सीधी सादी, लेकिन कुछ लड़कों की गंदी नजरों का शिकार बनी। एक रात नेहा खेत से लौट रही थी। उसी रात 4 लड़कों ने उसे अगवा किया। मदद मांगती रही वो। हाईवे पर दौड़ती रही, कई गाड़ियों से लिफ्ट मांगी, पर कोई नहीं रुका। एक ट्रक वाला पास से निकल गया बिना देखे, और जब देखा गया तो नेहा का शरीर झाड़ियों में पड़ा था, मर चुकी थी। लोगों ने कहा वो आत्महत्या थी, पर कुछ लोग जानते थे वो मार दी गई थी। उसके बाद से हर कुछ महीनों में कोई ट्रक ड्राइवर, कोई टैक्सी वाला, कोई बाइक वाला जो रात के 3 बजे उस रास्ते से गुजरता है और जिसे वह लिफ्ट मांगती है, वो कभी वापस नहीं आता। सुरेश ने गहरी नजर से बाबूलाल को देखा। तुम कैसे जानते हो ये सब? बाबूलाल ने धीरे से अपनी शर्ट का कॉलर नीचे किया। वहां 3 गहरी खरोंचों के निशान थे। मैं भी एक बार लिफ्ट दे बैठा था। बस फर्क इतना था कि मैं मंदिर के पास रुक गया था। शायद किसी की दया बचा गई। सुरेश के रोंगटे खड़े हो गए। उस रात उसने तय किया कि वह खुद इस रहस्य से पर्दा हटाएगा। रात के 2:55 बजे सुरेश उसी मोड़ पर अपनी जिप्सी में बैठा था जहां अशोक ने औरत को देखा था। चारों तरफ सन्नाटा, ठंडी हवा और जुगनुओं की रोशनी। 2 इंच ना कुछ नहीं, सिर्फ पत्तों की सरसराहट। 3 सामने अचानक एक औरत दिखी। सफेद साड़ी, खुले बाल और एक हाथ से लिफ्ट मांग रही थी। सुरेश ने मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। उसने गाड़ी रोकी। औरत पास आई। भैया, चंद्रपुर तक जाना है, बैठ जाइए। सुरेश ने पीछे का दरवाजा खोला। वह चुपचाप पीछे बैठ गई। सुरेश ने अपनी जेब में छुपा रखा हनुमान चालीसा कसकर पकड़ा। गाड़ी चल पड़ी। आपका नाम?
सुरेश ने जानबूझकर पूछा। नेहा। वही जवाब। सुरेश ने रियर मिरर से देखा। उसका चेहरा अब भी शांत था, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें बदलने लगीं। पीछे की सीट पर धुंध जमा होने लगी। तुम लोग क्यों नहीं रुकते थे? उसकी आवाज में अब कंपन आ गया था। मैंने कितनों से मदद मांगी थी, सुरेश ने कहा। मैं रुक गया। अब बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? वो चुप रही, लेकिन अब उसका चेहरा काला पड़ने लगा था। नाक से खून की पतली धारें बहने लगीं, बाल हवा में उड़ने लगे। मैं जानना चाहता हूं, तुम्हें मोक्ष चाहिए या बदला? नेहा की चीख गूंजने लगी। मैं बस चाहती थी कोई मेरी बात सुने, कोई मुझे इंसान समझे। मैं अब तक उसी रात में फंसी हूं, बार बार मरती हूं, बार बार सड़क पर दौड़ती हूं। कोई नहीं रुकता, कोई नहीं। गाड़ी अचानक रुक गई। चारों तरफ काला अंधकार छा गया। सुरेश ने जेब से हनुमान चालीसा निकाली और जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। औरत तड़पने लगी, चीखने लगी। उसकी आवाज कई औरतों की आवाजों में बदल गई, जैसे कई आत्माएं एक साथ चिल्ला रही हों। झोंपड़ियां, राख, सड़ांध सब फिर से दिखने लगे। सुरेश की आंखें बंद थीं। वो पढ़ता गया और फिर शांत। उसने आंखें खोलीं। गाड़ी अब वापस हाईवे पर थी। पीछे की सीट खाली थी। उस रात के बाद हाईवे 47 पर कभी कोई औरत लिफ्ट मांगते नहीं दिखी। 3 महीने बाद सुरेश थाने में था। तभी एक रिपोर्ट आई। एक ट्रक ड्राइवर ने देर रात एक घायल लड़की को हाईवे पर उठाया और अस्पताल पहुंचा दिया। लड़की ने सिर्फ इतना कहा, शुक्र है किसी ने मेरी बात सुनी। नाम पूछा गया, नेहा। पर जब पुलिस पहुंची अस्पताल में, वहां ऐसा कोई मरीज दर्ज नहीं था।